में हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपके पास 4 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, यानी जो टोटल हमारे पास हैं वो 4 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन है जिसमें 4 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, और हमें जो सिलेक्शन बनाना है उसमें हमें कम से कम 3 बॉयज और 4 गर्ल्स लेने हैं, है कि नहीं। तो टोटल तरीके क्या हो सकते हैं भाई, 3 बॉय लेने हैं और कम से कम 4 गर्ल्स लेनी है। उससे ऊपर जा सकते हैं, उससे कम नहीं ले सकते। तो टोटल वेज कितने होंगे बताओ। हम्म भाई हम क्या करें, 4 में से 3 बॉय ले लें, ठीक है ना, और 5 में से 4 गर्ल्स ले लें, या 4 के 4 बॉयज ले लें। बोलो, अरे बताओगे भाई। हमें क्या करना है, कम से कम 3 यस लड़के सर। और 4 लड़कियां लेनी है कि नहीं। तो या तो 3 लड़के और 4 लड़कियां ले लो, पहला कॉम्बिनेशन डन हो गया। बोलो हाँ या ना। सर सही है। इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कितने नंबर ले लें टोटल में? नहीं नहीं नहीं, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ एटलीस्ट 3 बॉयज। मतलब हमें एक टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज और 4 गर्ल्स हो कम से कम। 3 से ज्यादा बॉय हो सकते हैं, 4 से ज्यादा गर्ल्स हो सकती हैं। समझ में आया? तो अब हम ऐसे दो दो करके केस लिखेंगे तो उसमें हमें 4 बार एक ही केस लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर हम ऐसे अरेंज करें कि भाई पहले बॉयज को अरेंज कर दो, तो बॉयज को अरेंज करने का तरीका क्या हुआ, या तो 4 में से 3 लड़के ले लो, या 4 में से चारों लड़के ले लो, और फिर गर्ल्स को अरेंज कर दो। सही है ना, या तो 5 में से 4 गर्ल्स ले लो, या 5 में से पांचों गर्ल्स ले लो। अब बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वही वे आएंगे जिसमें कम से कम 3 बॉय और 4 गर्ल्स होंगे। सोचो जरा, होंगे कि नहीं होंगे। यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं, एटलीस्ट 3 बॉय और 4 गर्ल्स लेकर हमें टोटल टीम बनानी है कि नहीं। और ये नहीं कहा गया कि कितने मेंबर की टीम बनानी, नहीं, मेंबर्स डिसाइड नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। बट टोटल सिलेक्शन आपको बताना है कि उस सिलेक्शन में 3 बॉयज और 4 गर्ल्स हों। मेरी बात समझ गए कि नहीं। अच्छा, यहीं पे अगर मैं पूछता कि 4 बॉयज, ठीक है, एंड 5 गर्ल्स हैं आपके पास, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना। तो टोटल कितने सिलेक्शन बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम। बताओ आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम। हम्म टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम। अब आंसर क्या होगा, सोचो, बोलिए। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम, अब आंसर क्या होगा, बताओ भाई। तो बॉयज को सेलेक्ट कर लो, तो ऑब्वियसली 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 से लेके कहाँ तक, 4C4 तक। सही है। और गर्ल्स को सेलेक्ट कर लो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। 5C1 5C2 से लेके कहाँ तक, 5C, सॉरी, 0 से स्टार्ट करो, 5C5 तक। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ, बोलो भाई। और इसमें एक माइनस कर दो, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना जिसमें ना तो आप कोई बॉय लेंगे ना ही कोई गर्ल लेंगे। तो टोटल आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 -1। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। बोलिए। अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछता कि आपने क्या किया कि 4 बॉयज और 5 गर्ल्स को लेकर एक टीम बनानी है आपको, तो कितने तरीके से आप एक टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये होंगे कि नहीं, ये बात समझ में आई, क्यों होंगे बोलो भाई। या तो एक भी ना लो, एक भी ना लो तो वो आप माइनस करोगे, क्योंकि टीम बनाओगे तो कम से कम एक तो लोगे ही ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक बॉय ले लो। मेरी बात समझे कि नहीं, बताइए, बोलिए। अब यस यहीं सर। पर एटलीस्ट 3 बॉयज और 4 गर्ल्स लेने थे, तो कम से कम 3 बॉय या 4 बॉय ले लो, 4 बॉय गर्ल्स या 5 गर्ल्स ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई, बोलो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहा जाता कि आपसे ये कहा जाता कि टोटल आपको बनानी है 8 मेंबर टीम, 8 मेंबर
team in which 8-member team from 4 boys and 5 girls when at least, ठीक है ना, when at least 3 boys are taken। अब क्या करते हैं, कम से कम 3 बॉय लेकर 8 मेंबर की टीम बनानी है आपको, सही ना। कम से कम 3 बॉयज लेकर आपको 8 मेंबर की टीम बनानी है, सही ना। 6 गर्ल्स ले लो चलो। तो क्या करते हैं बताओ। तो अब क्वेश्चन क्या है, हमें 8 मेंबर की टीम बनानी है, 4 बॉयज और 6 गर्ल्स में से, और 3 बॉय हमें लेने ही लेने कम से कम। तो पहली बात तो 3 बॉयज ले लो, है कि नहीं। और 8 मेंबर की टीम बनानी है, तो 4 में से अगर आप 3 बॉयज लोगे तो बाकी बची हुई लड़कियां ही लोगे। तो सारी की कितनी लड़कियां ले लो बताओ, 5। 4 में से अगर 4 बॉय लोगे तो 6 में से 4 लड़कियां ले लो। बोलो, अब इससे ज्यादा बॉय आप ले नहीं सकते, तो टोटल वेज ही होगा। क्या ये कहानी समझ में आई बताओ। तीनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। पहले क्वेश्चन में ये काम क्यों किया, क्लियर हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन में अगर टोटल वेज ऐसे पूछे होते तो ये काम करते। तीसरे में अगर आपसे मेंबर दे दिया जाता और फिर आपसे टोटल टीम पूछी जाती तो आप ये काम करते। कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। मेरी बात समझे कि नहीं भाई, बोलो। यस सर। गुड, अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। देखिए, तो अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई 7 रिलेटिव्स हैं मैन के, जिसमें 4 लेडीज 3 जेंटलमैन हैं। वाइफ के 7 रिलेटिव्स हैं, जिसमें 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन हैं। आपको एक डिनर पार्टी इनवाइट करनी है जिसमें 3 लेडीज और 3 जेंटलमैन लेने टोटल। बट कंडीशन ये है कि मैन के 3 रिलेटिव आने चाहिए, मतलब इन 7 में से, और वोमेन के भी 3 रिलेटिव आनी चाहिए इन 7 में से, और हमें टोटल 3 लेडीज और 3 जेंटलमैन चाहिए। तो हम केस वाइज चलेंगे कि भाई पहला सिचुएशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से तीनों जेंट्स आ जाएं और यहाँ से तीनों लेडीज आ जाएं, है कि नहीं। दूसरा केस हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ से 2 जेंट्स 1 लेडीज आए और यहाँ पर 1 जेंट्स और 2 लेडीज आ जाएं। तीसरा केस हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई यहाँ से एक ही जेंट्स आए तो 2 लेडीज यहाँ से आ जाएं, बोलो, है कि नहीं। और यहाँ से 2 जेंट्स आ जाएं और 1 लेडीज आ जाए। भाई जेंट्स और लेडीज आपस में हमने बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और चौथी सिचुएशन हम ऐसी सोच सकते हैं कि तीनों लेडीज यहीं से आ जाएं, जेंट्स यहाँ से आए नहीं, तो ऑब्वियसली हमें जेंट्स तीनों यहीं से लेने पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई सिचुएशन है नहीं। अब बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया ही हुआ है, तो अगर हम यहाँ से 3 जेंट्स लें तो 3 के तीनों जेंट्स ले लें, है कि नहीं, बोलो। और यहाँ से तब हम क्या करें, 3 लेडीज ले लें, बोलिए। तो 3 की तीनों लेडीज ले ली हमने, पहला केस डन। सेकंड केस में क्या करोगे, 2 जेंट्स लो, यानी 3 में से 2 जेंट्स लो, 4 में से 1 लेडीज ले लो। बोलो भाई, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और फिर 1 जेंट्स लो, मतलब 4 में से 1 जेंट्स लो और 3 में से 2 लेडीज ले लो। अगली बार क्या करोगे, एक यानी 3 में से 1, 4 में से 2, बोलो भाई, और 4 में से 2 और 3 में से 1। फिर अगली बार यहाँ पर 4 में से 3 लेडीज ले लो और यहाँ 4 में से 3 जेंट्स ले लो। सबको आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, उठा। क्या ये केस सबको समझ में आया भाई, बोलिए। ये केस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, बोलिए। चलिए सबको ऐड कर दीजिएगा। केस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ, बोलिए। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, सही ना। अच्छा, एक लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, 2, सही है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि n पॉइंट्स इन अ प्लेन और कंडीशन हो ऑल नो, मतलब एनी ऑफ पॉइंट्स, मतलब नो पॉइंट्स आर कोलिनियर, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कोई पॉइंट कोलिनियर है ही नहीं।
तो टोटल लाइंस कितनी बनेंगी भाई? 2 पॉइंट चाहिए तो NC2, सही है ना। टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? NC3। ये ध्यान रखिएगा, अगर n पॉइंट एक ही प्लेन पर हैं और कोई 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, सही है ना, n पॉइंट एक प्लेन पर आपको दिए हुए हैं और कोई 2-3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो टोटल लाइंस जो बनेगी वो NC2 बनेगी, 2 पॉइंट जोड़ जोड़ के। टोटल जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो NC3 बनेंगे। पहला पार्ट डन। बट अगर ऐसा हो कि P पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, मतलब अगर ऐसा हो कि P पॉइंट्स क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तब डिफरेंस क्या आएगा? बोलिए। n पॉइंट्स इन अ प्लेन, हो गया, n पॉइंट्स इन अ प्लेन, सॉरी, n पॉइंट्स इन अ प्लेन। और कंडीशन ये है कि P पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, ठीक है ना भाई। तो अब बताओ टोटल लाइंस कितनी बनेगी? माइनस कर देंगे PC2। हाँ, क्योंकि जो P पॉइंट्स एक लाइन पे होंगे उनसे जब भी 2 पॉइंट हम, जैसे मान लो ये सारे पॉइंट एक लाइन पे आ गए तीनों, है कि नहीं, और बाकी सारे पॉइंट डिफरेंट हैं, मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई इनसे तो अभी भी सेम सारे पॉइंट अगर हम एक साथ ले लें तो हर बार 2 पॉइंट लेने पर हमें एक लाइन तो बनेगी, बट ये जो P पॉइंट होंगे इनको ज्वाइन करने पर तो एक ही लाइन बनेगी। तो सिचुएशन क्या होगी, NC2 में से PC2 माइनस कर देंगे, बट इसमें वो वाली लाइन भी तो माइनस हो जाएगी ना, जो ये वाली लाइन है उसको बाद में अलग से ऐड कर देंगे। टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? सेम लॉजिक। अब NC3 में से PC3 माइनस कर देंगे, क्योंकि इन 3 पॉइंट को जब भी हम लेंगे तो उससे कभी हम ट्रायंगल बना ही नहीं पाएंगे, बट हमने तो n पॉइंट से टोटल ट्रायंगल बना लिया, इन P पॉइंट से जितने ट्रायंगल्स बन रहे होंगे उनको हम माइनस कर देंगे। अच्छा, अब इन 3 पॉइंट से कोई एक ट्रायंगल वैसे भी नहीं बनेगा, तो अब इस वन की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब अगर हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा तो NC4 माइनस PC4 कर देंगे, तो जितने पॉइंट्स कोलिनियर हैं उनका जो इम्पैक्ट आएगा उसको सीधा हटा देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए। यस सर। तो अगर इस तरह से P पॉइंट कोलिनियर आपको दिए हो एक ही लाइन पर, तो टोटल लाइन और ट्रायंगल आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा। n में से अगर P पॉइंट आपको दिए हो तो टोटल लाइंस हो जाएंगी NC2 माइनस PC2, टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे NC3 माइनस PC3। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। सर जैसे कि P स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं और बाकी बचे N-P तो नॉन कोलिनियर हो गए, तो मैंने ऐसे किया, मतलब केसेस बना लिए कि नहीं नहीं N-, नहीं, वो केसेस को भी सिंप्लीफाई करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। कॉमन भाई केस तो तुम ऐसे बनाते जाओगे कि भाई तुमने कहा कि भाई ये P पॉइंट एक लाइन पे हैं, बाकी सारे पॉइंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग है कि नहीं? यही किया तुमने। तुमने कहा कि भाई हम इनमें से एक पॉइंट लें, उसको इनमें से एक पॉइंट लेके ज्वाइन करें, यही कर रहे होगे। फिर हाँ इनमें सर से कोई भी ऐसे। पॉइंट ले, सबको ऐड करें, तो उससे बेटर क्या है, सारे पॉइंट एक साथ ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करते रहो, एक लाइन बनती जाएगी। हाँ या ना? बट ये सारे P पॉइंट में कभी भी 2 पॉइंट लोगे तो सेम लाइन पे ही आ जाएंगे, तो यानी इन P पॉइंट को में से 2 पॉइंट लेने पर जितने भी लाइनें बन रही होंगी वो सारी एक ही लाइन काउंट होगी। तो ऑब्वियसली इन P पॉइंट से जितनी भी लाइनें बन रही हैं वो सब हमें हटानी पड़ेंगी, बट इस चक्कर में होगा क्या कि ये वाली लाइन भी हट जाएगी, उसको हम अलग से ऐड कर देंगे। ये ज्यादा आसान हो गया ना सोचने का वे। यस सर। तो यही ध्यान रखिएगा, मेरी बात समझ रहे हो? तो बस n पॉइंट लेके, दो पॉइंट लेके, n में से 2-2 पॉइंट लेके सारी लाइनें खींच दो, उसमें से PC2 हटा के 1 ऐड कर दो। ये 1 क्यों है समझ में आ गया होगा, ये वाली लाइन। ऐसे ही ट्रायंगल बनाना है तो कोई भी 3 पॉइंट लेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा ही, बट इन P में से कोई भी 3 पॉइंट लेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा ना। हाँ या ना? बस उसको माइनस कर दिया। हाँ भाई, पहला आंसर बोलो। पहले आंसर में क्या कहा गया है कि S1 और S2 साथ में ही बोलेंगे, तो इसका मतलब S1 S2 एक ग्रुप हो गया कि नहीं? बाकी बचे हुए जो मेंबर्स हुए वो दूसरे ग्रुप में आ गए। इसमें कितने मेंबर्स आ गए, सोच के जवाब देना। कितने आ गए इसमें? 7 मेंबर्स आ गए, बोलो।
यस सर। तो टोटल कितने होगा 8। इनको अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल, हाँ है ना। और S1 S2 साथ में बोलेंगे बट किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हैं ना, बोलो। तो इनको अरेंज कर दो। पहला आंसर समझ में आया कि नहीं? यस सर। गुड। सेकंड आओ, S1 स्पीक्स जस्ट बिफोर S2। मतलब अब हमें अरेंज करनी है चीजें 9 प्लेसेस पे, बट S2 और S1 हमेशा ऐसे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब अब क्या करोगे, 9 में से पहले 2 प्लेस सेलेक्ट करोगे और उसमें S2 S1 रख दोगे उठा के, बोलो, और बाकी बचे हुए 7 प्लेसेस को अरेंज कर दोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। गुड। सी पार्ट सर में आओ। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। अगला वाला केस क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई। यस सर क्लियर। है ना, S1 जस्ट S2 से पहले बोलेगा, बोलो। तो 9 में से कोई भी 2 प्लेस सेलेक्ट करके इन दोनों को उठा के रख दोगे, बाकी इन दोनों का अरेंजमेंट एक ही होगा, क्योंकि अब S1 को S2 से पहले ही बोलना है हमेशा, और बाकी ये हो गया। चलो आगे बताओ। S1 स्पीक्स बिफोर S2। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा? S1 स्पीक्स बिफोर S2, बोलो। तो ये जो बी वाला आंसर है ना, एक्चुअल में बी वाली सिचुएशन जो है ना, ये इसमें क्या होगा, इसमें मतलब 9C2 वाला केस जो होगा ना वो यहाँ आएगा, यहाँ पर 9C2 वाला केस यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 9C2 वाला केस आप यहाँ लोगे, यहाँ नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि जस्ट बिफोर का मतलब क्या हुआ, बोलो। जस्ट बिफोर का मतलब हुआ कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो S2 जो है वो हमेशा S1 से पहले आएगा, ऐसे। S2 जो है वो हमेशा S1 से पहले, मतलब ये दोनों हमेशा कैसे चलेंगे, कंजिक्यूटिव चलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? और आपने पढ़ा है ना कि अगर आपके पास 9 ऑब्जेक्ट हैं और आपको 2-2 के कंजिक्यूटिव पेयर बनाने हैं तो टोटल कितने वेज होते हैं? ये याद आया कि नहीं? ये वेज, बोलो। R कंजिक्यूटिव, अगर आपको n में से R कंजिक्यूटिव क्या नाम है टर्म्स लेकर ऑब्जेक्ट अरेंज करने हो तो टोटल वेज कितने होते हैं? n+1 - R वेज। याद आया कि नहीं, बोलो। ये समझ में आता है कि नहीं? तो वही आप यहाँ पर 9C2 की जगह क्या मल्टीप्लाई करोगे, बोलो। 9 - 2 इंटू दिस, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर हो रही है, ये बताओ, बोलो। अच्छा, अब यहीं पे अगर S1 जस्ट S2 से पहले बोले तो अब सिचुएशन ये है कि S2 यहाँ S1 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करोगे, 9 में से 2 प्लेस सेलेक्ट करोगे, है कि नहीं? उसमें S2 S1 रखोगे और फिर बाकी को अरेंज कर दोगे। आप समझ गए मेरी बात? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? जस्ट बिफोर का मतलब क्या हुआ, बोलो। जस्ट बिफोर का मतलब हुआ कंजिक्यूटिव, समझ में आया? मतलब उससे जस्ट पहले। और बिफोर का मतलब क्या हुआ कि S2 से पहले, मतलब S1 से पहले S2 बोलेगा, बोलो भाई। अब वो पहले कभी भी बोल रहे, यस मतलब सर। जब वो बोल लेगा उसी के बाद S1 बोलेगा, तो ऑब्वियसली S2 S1 को आराम से अरेंज कर दो, बोलो। तो 9 में से कोई भी 2 प्लेस सेलेक्ट करो और इन दोनों को एक ही तरीके से अरेंज कर दो, बिल्कुल, और 7 फैक्टोरियल, डन। सर बी वाले में S2 S1 को एक ग्रुप बना के सीधे 8 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। हम S2 S1 को एक ग्रुप बना के सीधे 8 8 फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल। हाँ, बात वही है, बट मैंने आपको ये बताया ना कि कंजिक्यूटिव का भी यूज कर लो। हाँ वो ठीक है, 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो क्योंकि इसको अरेंज करना नहीं है। तो ऑब्वियसली 8 फैक्टोरियल आ तो रहा है, बट 7 फैक्टोरियल और इस 8 का डिफरेंस समझ में आया? ये 8 आया क्यों होगा? अगर हमें कंजिक्यूटिव चीजें सेलेक्ट करनी होंगी कभी भी तो कंजिक्यूटिव का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ गया ना, इसलिए मैंने ये अलग से बताया। 8 फैक्टोरियल तो डायरेक्ट लिख ही सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। S2 S1 को बंडल बनाकर 8 फैक्टोरियल तो लिख ही सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 1 इंटू फैक्टोरियल। हाँ, 1 × 6 फैक्टोरियल, एकदम सही भाई। ये सिचुएशन है। अब क्या करा, S1 वांट्स टू एड्रेस दी असेंबली
बिफोर S2, तो S2 से पहले तो S1 कहीं बोलेगा, है कि नहीं? और S2 जो है वो एड्रेस करता है क्या, किससे? बिफोर S3। तो से इसका पहले। मतलब ये तीनों फिक्स करने पड़ेंगे पहले। तो क्या करोगे, 9 में से कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट करके इन तीनों को रख दो और बाकी को अरेंज कर दो। मेरी बात समझ गए कि नहीं भाई? बोलिए। अब इस तरह की सिचुएशंस आएगी कि नहीं, तो आप आराम से कॉम्बिनेशन बना लेंगे कि नहीं, बोलो। जस्ट इसका मतलब समझे, एक तरीका ये होगा कि S1 S2 को एक बंडल में बांध के 8 फैक्टोरियल सीधा आंसर लिख दो, या फिर S1 S2 दो दो कंजिक्यूटिव को अरेंज कर दो। तो जस्ट बिफोर का मतलब S1 S2 हमेशा कंजिक्यूटिव में रहेंगे या एक साथ रहेंगे। तो या तो एक साथ वाला कॉन्सेप्ट लगा के सीधा 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या फिर कंजिक्यूटिव के अरेंजमेंट से सोच लो कि अगर हमें R ऑब्जेक्ट एक साथ कंजिक्यूटिव करने हैं आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट, तो N+1 माइनस R वेज कंजुगेशन का होता है, उससे कर दो 8 S2 S1 का अरेंजमेंट इंटू 7 फैक्टोरियल। दोनों तरीके हैं आपके पास। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बिफोर का मतलब कि S2 S1 से पहले आएगा, है कि नहीं? तो यानी कि 9 में से कोई भी 2 प्लेस सेलेक्ट करके S2 S1 रख दो, है कि नहीं? और इनका ऑर्डर आप अरेंज कर नहीं सकते, और बाकी 7 मेंबर्स को अलग से अरेंज कर दो। अब कह रहा है कि S1 जो है वो S2 से पहले आना चाहिए और S2 जो है वो S3 से पहले आना चाहिए। तो इसका मतलब S1 S2 S3 इन 9 में से इसी सीक्वेंस में आएंगे। तो 9 में से कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट करके इनको इसी हिसाब से रख दो और फिर बाकी 6 मेंबर को अरेंज कर दो। अब मेरे हिसाब से सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, 3 लेटर वर्ड बनाना है, सही है ना? तो पहले हमें 3 लेटर सेलेक्ट करने होंगे और फिर उनसे वर्ड बनाना होगा। तो अगर हम इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें कि इसमें लेटर्स क्या क्या हैं, तो इसमें सी कितने हैं आपके पास? 2। बोलो। U T T A, 2 सी हैं, 2 A हैं, एक L है, एक U है और 2 T है। यही तो है, देखो जरा, बोलिए भाई, हाँ या ना? सर अब हमें क्या करना है, 3 लेटर लेने हैं। तो 3 लेटर हम कैसे कैसे ले सकते हैं, बस ये देख लो। क्या ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि तीनों डिफरेंट ले लें, सही है ना? 2 सेम ले लें, बोलो। 2 सेम ले लें और एक डिफरेंट ले लें, हाँ या ना? इसके अलावा और कुछ सोच सकते हो, बताओ भाई। तीनों सेम ले नहीं सकते, हाँ या ना? भाई तीनों डिफरेंट यस ले लो। सर। एक केस तीनों सेम का भी आ सकता है, बट ये केस पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 2 ही सेम लेटर हो सकते हैं, तीनों सेम हो नहीं सकते। 3 लेटर आप ले इन्हीं 3 तरीकों से सकते हो, या तो तीनों डिफरेंट हो, या 2 लेटर एक ही टाइप के हो और एक लेटर उनसे अलग आ जाए। बोलिए भाई, हाँ या ना? और या फिर लास्ट वाला केस आप नहीं बनाएंगे क्योंकि 3 आपके पास सेम नहीं। अब तो बस लेटर सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना है। तो टोटल वेज आप काउंट करके बताओ कितने आएंगे, क्विक। सबसे पहले 3 डिफरेंट, तो टोटल आपके पास 5 डिफरेंट लेटर हैं, उसमें से कोई भी 3 लेटर लेके उनसे वर्ड बना दो। पहला केस डन। दूसरा, 2 लेटर सेम ले लो, 3 सेम सेट है हमारे पास, है कि नहीं है? उनमें से कोई भी 2 एक सेट उठा लो सेम का, तो 2 लेटर आ जाएंगे, बोलिए। और इसके बाद 4 डिफरेंट बचे, उसमें से कोई एक लेटर उठा लो और बाकी अरेंज कर दो। तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या किया, ये मैंने टोटल वर्ड्स बनाए, ये मैंने क्या किया, लेटर सेलेक्ट किए। तो 3 डिफरेंट, टोटल हमारे पास 5 डिफरेंट का सेट है, उसमें से कोई भी 3 लेटर उठा लो और उनको अरेंज कर दो। इसके बाद टोटल हमारे पास 2-2 के 3 सेट हैं कि नहीं है? उसमें से कोई एक सेट उठा लो, तो 2 सेम आ गए। बाकी 4 बचे, उनमें से कोई एक उठा लो, तो एक डिफरेंट आ गया और उनको अरेंज कर दो। तो 2 सेम है और एक डिफरेंट है सपोज, तो उनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल क्या मिल जाएगा, वर्ड्स मिल जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा, अगर हमें सिर्फ 3 लेटर सेलेक्ट करने होते तो ये सिलेक्शन का ही तरीका हो गया। इसमें ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वर्ड्स बना रहे हो, बोलो भाई। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ, डिफरेंस समझ में आया? ये जो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं वर्ड्स बनाने में हो रहे हैं। अगर सिर्फ लेटर सेलेक्ट करने की बात होती तो हम सिर्फ सिलेक्शन वाला ये लगाते, फिर हम ये मल्टीप्लाई नहीं करते। बट इस केस में ये मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें वर्ड्स फॉर्म करने हैं। देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको अब 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो सिर्फ लेटर का सिलेक्शन लगाना है, सिर्फ ये वाली बात करनी है। इसका यूज अब की नहीं करना है इस क्वेश्चन में। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए।
सेम लॉजिक लगाना है कि 4 लेटर कैसे बनाए जा सकते हैं, उसमें से कौन कौन से केस बन सकते हैं, सीधे उन केस के हिसाब से सिलेक्शन करके अपना आंसर बताइए, क्विक जाएगा। पहली सिचुएशन तो ये देख लो, अगर मैं नॉर्मल सवाल करता 4 लेटर कैसे अरेंज हो सकते हैं, या तो चारों डिफरेंट हो, बोलो, या 3 सेम 1 डिफरेंट हो, बोलते जाना, या फिर 2 सेम 2 डिफरेंट हो, या फिर 2 सेम 2 सेम हो, बोलो, अरे हाँ या ना, या फिर क्या हो बताओ, चारों सेम सर। चारों सेम आ जाए। भाई 3 सेम 1 डिफरेंट ले ही लिया है, 2 सेम आ ही गए हैं, हाँ या ना। अब यहीं से बढ़ के 1 डिफरेंट 3 सेम, वो तो सेम चीज हो जाएगी, एक चीज बच जाती है कि चारों सेम और हो जाए। अब इनमें से जो केस बनेगा वो बना लेंगे, जो नहीं बन रहा होगा उसको हटा देंगे। अब पहले तो वर्ड्स देख लो क्या क्या है आपके पास, एम है, आई है, एस है, आई है, फिर एस है, आई है, पी है और आई है। ये सिचुएशन है भाई साहब, बोलो, देखो 4 आपके पास आई हैं, 4 आपके पास एस हैं, 2 आपके पास पी हैं, 1 एम है, तो इसका मतलब चारों डिफरेंट हो सकते हैं कि नहीं बताओ। अब टोटल वेज काउंट करते हैं, चारों डिफरेंट हो Yes, sir. सकते हैं 4C4, 3 सेम हो सकते हैं, 2 में से कोई एक सेट उठा लो, बोलिए, फिर 3 में से कोई एक डिफरेंट उठा लो, 2 सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 2 में से कोई 2 सेट उठा लो, दोनों सेम लेटर उठा लेते हैं, बोलो। अच्छा, इसके बाद 2 सेम लेने हैं हमें, तो 2 में से, बोलो, 2 लेटर सेम लेने हैं ना, तो 2 में से कोई एक सेट उठा लो जो हमें सेम लेना हो, बोलो, है कि नहीं। और बाकी बचे हुए 3 में से कोई भी 2 लेटर उठा लो, बोलिए। फिर चारों सेम लेने हैं, मतलब इन 2 में से कोई एक सेट उठा लो, इन सबको ऐड कर दो, देख लीजिए कौन सा क्या केस है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सा क्या केस है। चारों सेम ये वाला दिखा, बोलो, 2 का सेट सेम ये वाला, बोलो भाई, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं, सिलेक्शन नहीं समझे। चारों सेम 2C1, 2 सेट का सेम मतलब 2 में से कोई 2 उठा लो, 2 सेम मतलब 2 में से कोई एक सेट उठाओ, 3 में से कोई 2 लेटर उठा लो, 3 सेम मतलब 2 में से कोई एक सेट उठाओ, और एक डिफरेंट मतलब 3 में से कोई एक उठा लो, चारों डिफरेंट मतलब 4 में से कोई भी 4 लेटर ले लो। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ, 2 सेम में, सॉरी ये मैं सही कह रहा हूँ, 2 सेम में 3 में से कोई एक उठाएंगे, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 2C1 नहीं 3C1 आएगा वो, सॉरी ये मैं भी भूल गया। हाँ, फिर अगली बार भी तो ये गड़बड़ हो जाएगा, 3 में से कोई 2 उठा लेंगे, यस सर। 3C2 आएगा, सॉरी 2P है ना सिस्टम में, ओहो यस, 2P है, 2I 2S है, तो 2 सेम के 3 सेट हो सकते हैं, हाँ ठीक कह रहे हो, यहाँ पर 3C1 यहाँ 3C2 आएगा, ठीक, अभी ठीक है तो बोलो, आप समझ गए कि नहीं। यस सर, आप समझिए। हाँ, चारों Yes, डिफरेंट sir. मतलब इन चारों में से कोई भी एक लेटर, 3 सेम मतलब इन दोनों में से कोई एक सेट उठा लो, जो सेट उठ गया बाकी 3 में से कोई एक ले लो, 2 सेम मतलब 2I 2S 2P में से कोई एक सेट उठा लो 3 में से, और फिर एक सेट मान लो ये पिक कर लिया, 3 में से कोई 2 लेटर उठा लो, 2 सेम मतलब इन 3 में से कोई भी 2 सेट उठा लो, चारों सेम मतलब इन दोनों में से कोई एक सेट उठा लो। अच्छा, ये तो हमने क्या बनाया है, टोटल लेटर सेलेक्ट किए। अगर मैं यहीं पे टोटल वर्ड्स पूछता तो आपका आंसर क्या होता, बोलो, टोटल 4 लेटर्स वर्ड बनाने होते, तब आपका आंसर क्या होता बताओ। पहला आंसर होता 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, दूसरा हो जाता 2C1 इंटू 3C1 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, फिर हो जाता 3C1 3C2 इंटू कितना हो जाता 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, फिर हो जाता 2 सेम ना, इसका मतलब 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर लास्ट वाला आंसर हो जाता 2C1 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। सबको ऐड कर देते तो टोटल 4 लेटर वर्ड्स मिल जाते। समझ गए कि नहीं बताओ।
देखिए डिवीजन मतलब चीजें डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब उनको अरेंज कर देना, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास mn+p ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इनको हमें डिवाइड करना है इनटू 3 ग्रुप, ठीक है। ईच कंटेन mn and p ऑब्जेक्ट्स। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड कर रहे हैं mn+p ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में। तो सिंपल सी बात है, तरीका तो ये हो गया कि m+n+p का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ये हो गया डिवीजन, सही है ना। अब अगर इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर इसी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे m+n+p ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 group when groups contain m n and p ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो अब आपका आंसर क्या होगा, पहले तो डिवाइड कर दो, तो mn_p फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। भाई 3 पार्ट में चीजें डिवाइड हो गई है ना। अब कोई भी पार्ट उठा के 3 जगह, भाई कोई भी पार्ट उठा के 3 जगह रखना है ना, तो उसको अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया। तो ये अंतर हो गया किसमें भाई, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आपके सामने जैसे ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे उसको आप आराम से 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड कर लोगे। हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। ये बात हो गई डिवीजन की, ये बात हो गई डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अच्छा, ये आया कहां से होगा, कॉमन सेंस है एकदम। सबसे पहले mn_p ऑब्जेक्ट में से m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, फिर बचे हुए पहले m+n+p ऑब्जेक्ट्स में से कितने सेलेक्ट कर लो, बोलो, m सेलेक्ट कर लो, फिर n+p में से n सेलेक्ट कर लो, और बाकी p में से p सेलेक्ट कर लो। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ। अच्छा, यही डिवीजन अगर इक्वल पार्ट में करना हो, मतलब अगर हमारे पास 3m ऑब्जेक्ट होते, ठीक है ना, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, ईच ग्रुप कंटेन इक्वल m ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और ईच ग्रुप जो है वो कितने ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है, m ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब क्या होगा, 3m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट m फैक्टोरियल का साइमल्टेनियसली तीनों प्लेसेस पे रिपीट कर जाएगा, तो आपको उसको 3 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मेरी बात समझ आई। मतलब अगर आपके पास इक्वली 3 ग्रुप में कोई चीज डिवाइड करनी है तो टोटल उसको 3 से डिवाइड कर लो डिवीजन में, और हर ग्रुप इक्वल कंटेन करना m ऑब्जेक्ट, तो टोटल आंसर इस बार क्या हो जाएगा, 3m फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल और इनटू 3 फैक्टोरियल, बिकॉज इक्वल डिवीजन है। क्योंकि डिवीजन कैसा है भाई, इक्वल डिवीजन है m ऑब्जेक्ट्स में 3 ग्रुप्स में। अगर यही r ग्रुप्स में आप डिवाइड करते तो यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या लिखते, n फैक्टोरियल अगर यहाँ होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, n बाई आर का क्यूब, n बाई आर के फैक्टोरियल का क्यूब, और यहाँ पर r फैक्टोरियल आ जाता है। 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। अच्छा, यही अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या फर्क आ जाता, सोचो, बोलो। अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या फर्क आ जाता, बोलो जल्दी, कोई जल्दी सोच के। हाँ भाई, among
3 groups, each group contain equal m ऑब्जेक्ट। अब क्या डिफरेंस आता है बस ये बताओ, क्या डिफरेंस आता? पहले हम आप क्या करते, डिवाइड कर देते, सही है, ये डिवाइड हो गया, और फिर इसी डिवीजन में क्या मल्टीप्लाई कर देते, 3 फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो अब कहीं बुक में फॉर्मूला देखेंगे तो बस ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल होकर नहीं लिखा मिलेगा आपको। क्या ये बात समझ में आई? बताओ भाई, बोलिए। तो डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस समझ में आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिवीजन के साथ साथ क्या करना है आपको, अरेंज करना है। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। अगर आपको अलग अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप में अरेंज करना है तब तो सीधा मतलब डिवाइड करना है तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है। मेरी बात समझ रहे हो? अब यही मिक्स कर दो, है कि नहीं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और 1 डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड करो, तो वो सब चीजें अब पॉसिबल है। उसके हिसाब से आप मिक्स करते चले जाओगे। समझ में आया? तो डिवीजन इंटू डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन इंटू डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल में करेंगे तो क्या करेंगे, अनइक्वल में करेंगे तो क्या करेंगे? बोलिए। रूल एकदम क्लियर है कि नहीं? बोलिए। पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ वेज 50 ऑब्जेक्ट। 3 पार्ट में क्या करना है बताओ, डिवाइड करना है। तो ए का आंसर क्या हुआ बोलो? 50 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल। बोलो बी का आंसर क्या हुआ? 2 ग्रुप 30 एंड 20। बोलो। तो 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 30 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। पहला आंसर मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। बोलो। यस सर। गुड। सेकंड वाला देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 रिक्रूटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। बोलो। 3 ग्रुप में पहले डिवाइड करना है कितनों को? 15 रिक्रूटमेंट को। तो क्या हुआ पहला आंसर? 15 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। बोलो भाई, ये पहला आंसर हो गया। अच्छा, फिर ऑल्सो ऑब्टेन नंबर ऑफ वेज दे कैन डिवाइडेड इक्वली इंटू 3 रेजिमेंट्स। अब सेकंड वाला आंसर क्या हो गया? 15 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन का ये डिफरेंस सबको समझ में आया? बोलो। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो ईच पार्ट कंटेन 5 ऑब्जेक्ट्स। अरे हाँ, मतलब 2 इक्वल में डिवाइड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? 20 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, और साथ में एक 6 फैक्टोरियल है अलग से। ये आंसर हो गया। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो? हाँ भाई, समझ गए होगे भाई। 2 साइंटिस्ट एक प्रोजेक्ट में जाएंगे क्योंकि इक्वली डिवाइड करना है। बोलो भाई, हाँ या ना? तो आंसर आपका क्या होगा? 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, और इसको क्या करेंगे? 5 साइंटिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल की पावर 5। यही लिखा होगा आपने, बाकी लोग सॉल्व करके। ये तो आसान था यार भाई। 12 12 12 और 2 गेट 7, तो 3 12 हो गए, 2 7 हो गए। तो आंसर क्या हो गया? 50 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल का क्यूब, 7 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये हो गया डिवीजन, और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं? पहले डिवाइड किया फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगले दोनों आंसर बताओ। ये आंसर होगा। गुड भाई, सिंपल सी बात है ना। आपके पास 8 टॉयज हैं, है कि नहीं? T1 T2 से लेके T8 तक, और 5 चिल्ड्रन है आपके पास। बोलिए, C1 C2 से लेके C5। तो पहले टॉय को आप इन 5 में से कहीं भी दे सकते हैं ना। बोलिए। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। हाउ कैन आप भाई, इस टॉय को उठाओगे इन 5 में से किसी को दे दो, इस टॉय को उठाओ इन 5 में से किसी को दे दो, इस टॉय को उठाओ इन 5 में से किसी को दे दो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो टोटल आंसर कितना आ गया? 5 की पावर 8। समझ गए कि नहीं भाई? तो एक मैपिंग वाली चीज हो गई कि नहीं? गुड। अगला वाला आंसर अब जल्दी से बताओ तुरंत। हाँ, नेक्स्ट, इन नंबर ऑफ वेज वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स
in 7 letter box. 5 लेटर्स हैं आपके पास, L1 L2 से L5, और आएगा सर? B1 B2 से लेके B कितना 7। पहला बॉक्स उठाओगे, बोलो उसको, इनमें से किसी भी बॉक्स, हाँ इनमें से किसी बॉक्स में डाल सकते हो। तो सबके पास कितने ऑप्शन आ गए? 7। तो आंसर 7 की पावर 5 आ गया। बोलो भाई हाँ या ना। ऐसा भी तो कर सकते हो कि सारे लेटर बॉक्स उठा के एक ही में डाल दो। बोलो भाई, ऐसा भी तो कर सकते हो कि सारे लेटर बॉक्स उठाकर एक ही में डाल दो। तो यानी हर लेटर के पास कितने बॉक्स हैं? 7। वो सातों में से कहीं भी जा सकता है। तो मैपिंग ही तो हो गई ए से बी वाली, टोटल फंक्शंस। बोलो भाई, एक सेट में, ये मैंने आपको फंक्शन के टाइम पे बताया, एक सेट में अगर m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है, तो टोटल फंक्शंस कितने बनते हैं? ए से बी मैपिंग करा के टोटल 1 फंक्शन कितने बनते हैं वो भी बताया है। तो 1 मतलब कि एक लेटर एक ही लेटर बॉक्स में जाएगा। मेरी बात समझे, वो दूसरे लेटर बॉक्स में नहीं जा सकता है। तो तरीका दूसरा हो गया कि भाई पहले के पास 7 ऑप्शन है, अब दूसरे के पास ये ऑप्शन नहीं है, 6 ही ऑप्शन है, वो दूसरी चीज हो गई। बात आई तो बता दें, ये हम इसीलिए कर पाए क्योंकि ये डिस्टिंक्ट टॉयज थे। सही ना? इक्वल होंगे तो इक्वल को हम मल्टीनॉमियल के हिसाब से डील करेंगे। समझ में आया? क्योंकि फिर उसमें हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। भाई जब सब चीजें आइडेंटिकल हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हो सकता है इनके पास 0 जाए, सब इसी के पास आ जाए, है कि नहीं? फिर इनके पास 1 जाए, उसके हिसाब से हमें कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तब तरीका जो है वो x1 x2 वाला लगता है कि भाई सबके पास जो एलिमेंट है 5 ही एलिमेंट है और सबका सम 8 होना चाहिए। इसमें हम क्या निकालते हैं? टोटल टॉयज हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। समझ में आ रहा है? इसमें हम फिर कोफिशिएंट सर्च करके उसको डिवाइड कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना हमें चाहिए? 8 टॉयज हैं, x पावर 8 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। बोलो है ना? टोटल selections by taking p different object। याद है? p अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट लोगे तो टोटल सिलेक्शंस कितने होंगे? बोलो 2 की पावर p। याद आया कि नहीं? फिर टोटल सिलेक्शंस बाय टेकिंग at least one object from p different object। तब टोटल सिलेक्शन कितने होते हैं? 2 की पावर p माइनस 1। ये आपको मैंने पढ़ाया है। अच्छा अब आओ, टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग p अलाइक ऑब्जेक्ट। कितने होते हैं? p प्लस 1। बोलो भाई सही है ना? फिर आओ, टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग at least one object from p a like object। कितना है ये? p प्लस 1 माइनस 1। समझते जा रहे हो कि नहीं? बताओ भाई। अब आओ, टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग, ठीक है, p डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड q a like ऑब्जेक्ट। अब आंसर क्या होगा? बोलो 2 की पावर p ये हो गया, है कि नहीं? और साथ में q प्लस 1 हो गया। बोलो भाई सही समझ पा रहे हो कि नहीं? दोनों की वजह से हो गया, डिफरेंट की वजह से 2 की पावर p हो गया, अलाइक की वजह से q प्लस 1 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए इसके बाद आओ, टोटल
selection by taking at least one object from P different object and Q a like object. अब आंसर क्या होगा? 2 की पावर P इंटू क्यू प्लस 1 माइनस 1. ये वाला 1 ये हो गया कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना है, तो वो केस माइनस करना पड़ेगा जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हो. मेरी बात सुनिए आ रही है? इसके बाद आओ, टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग, ठीक है, एटलीस्ट वन alike object from Q alike object and P different object. तो अब आंसर क्या होगा? 2 की पावर P इंटू Q. मेरी बात समझे कि नहीं? क्योंकि Q प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा. बोलो भाई, अगर इसी का हम डिफरेंस करके लिख दें, क्या लिख दें? टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग एटलीस्ट, इसको थोड़ा साइड में, वन different object from P different object and Q alike object. अब आंसर क्या होगा बताओ? अब आंसर होगा 2 की पावर P माइनस 1 इंटू Q प्लस 1. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए. सारे केस समझ में आए कि नहीं आए? बोलिए, रूल सारे समझ में आए सबको कि नहीं? बताओ मैंने क्या क्या बोला. टोटल सिलेक्शन बाई P डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो वही 2 की पावर P हो गया भाई. एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, यानी PC0 PC1 PC2 ऐसे करके PCP तक. टोटल सिलेक्शन अगर हम सारे ऑब्जेक्ट कम से कम एक ऑब्जेक्ट लें तो इसका मतलब P डिस्टिंक्ट में से, तो यानी कि टोटल में से, टोटल केस 2 टू द पावर P, उसमें से वो केस हम हटा देंगे जिसमें हम कम से कम एक भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना ही है. टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग P अलाइक ऑब्जेक्ट, मतलब सारे ऑब्जेक्ट एक ही तरीके के हैं, तो P प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि सब अब सारे नंबर ऑफ सिलेक्शंस का मतलब एक 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 1 1 1 हो जाएगा. टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम P अलाइक ऑब्जेक्ट, तो P प्लस 1 माइनस 1, तो P वेज हो जाएगा. टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग P डिफरेंट ऑब्जेक्ट और Q अलाइक ऑब्जेक्ट, तो P डिफरेंट की वजह से 2 टू द पावर P आया, Q अलाइक की वजह से Q प्लस 1 आ गया. टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम P डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड Q अलाइक ऑब्जेक्ट, तो एक कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना ही लेना है, तो टोटल वेज होगा 2 की पावर P Q प्लस 1, और उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे. इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बाय टेकिंग एटलीस्ट वन अलाइक ऑब्जेक्ट फ्रॉम Q अलाइक ऑब्जेक्ट एंड P डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली Q अलाइक ऑब्जेक्ट है तो उसमें से कम हमें एक लेना ही लेना है, तो Q प्लस 1 माइनस 1 हो गया, और P डिस्टिंक्ट की वजह से 2 टू द पावर P होता ही है. टोटल सिलेक्शन बाय टेकिंग एटलीस्ट वन डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम P डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो 2 टू द पावर P माइनस 1 हो गया, और Q अलाइक ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से Q प्लस 1 आ गया. बोलिए भाई, ये सारे आंसर समझ में आए सबको कि नहीं? बोलो भाई, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो आप अपनी बात बता सकते हैं मुझे. बोलिए, सारे आंसर सभी को समझ में आ रहे हैं? कहीं किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए. बोलिए भाई, कब क्या कौन सा केस क्यों लगाया गया, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए. बोलिए भाई, कब क्या कौन सा केस लगाया गया, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, वो तो तरीका है ही ना, जैसे PC0 प्लस PC1 प्लस PC2 से लेके PCP, याद है ये सब 2 टू द पावर P होता है.
हाँ या सर तो ये एक भी भी ना लो, एक लो, इससे जल्दी समझ जाओगे। अब यहीं पे आओ, अगर अब यहीं पे आओ, अगर सारे ऑब्जेक्ट सेम है, समझो, अगर सारे ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो सिलेक्शन एक लेने का भी एक वे, एक लेने का भी एक वे, दो लेने का भी एक ही वे, है ना, आर लेने का भी एक ही वे, पी सी पी लेने का भी एक ही वे। तो 1 1 1 1 1 कितनी बार आ गया? p+1 टाइम्स आ गया कि नहीं? तो आंसर p+1 है। सर आप समझ गए कि नहीं? यस सर फिर एटलीस्ट में वही p+1 -1 कर देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? बाकी फिर वो तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो, इसको और इसको, तो उसी हिसाब से 7 कॉम्बिनेशन बनते चले जा रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ? यस। तो 1 1 1 कितने हैं आपके पास? 4, 4 ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, और ये सारे डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब 4 1s है हमारे पास, सही है? 5 और 1 1 5 है, चलो भाई। 5 1s हैं, देखते रहो। 4 कितने हैं? 7। 4 तो 2 कितने? 4 है ना, 2s हैं। 3 कितने हैं? 3। और 4 कितने हैं? 2, बोलो। और फिर 5 6 और 7 डिस्टिंक्ट है, तो और 1 और मोर डिजिट आपको लेने ही लेने हैं, बोलिए, यानी एटलीस्ट 1 वाला लेना ही है। तो आंसर क्या हो गया, बताओ? 5 + 1 × 4 + 1 × 3 + 1 × 2 + 1 इंटू कितना हो गया ये? 2⁻³ और पूरे में से 1 माइनस कर देंगे, एटलीस्ट 1 वाला। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? ये बताओ, बोलो। ये सारे अलाइक ऑब्जेक्ट हो गए, इनको अरेंज कर दिया। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, इनको अरेंज कर दिया। एटलीस्ट 1 लेना ही है, तो इसका मतलब वो वाला केस माइनस कर देंगे जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, -1। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? आंसर क्या होगा? कोई पहुंचा आंसर तक? 2⁵35 × 2⁻10 × 2⁵15 - 3 2⁵35, ये तो 2⁻10 नहीं, एटलीस्ट 1 लेना है बेटा, इंटू 2⁻10 इंटू 2⁻15, ये हुआ ना? नहीं समझे? एटलीस्ट 1 पिंक शर्ट तो उसको लेनी है ना, तो पिंक शर्ट में 0 वाला केस हटाना पड़ेगा कि नहीं, ये बताओ, बोलो। अभी तो मैंने बताया यार, ये वाला भूल गए क्या? देखो, ये रहा, दिखा कि नहीं सबको? कहाँ गया टूट? ये रहा, एटलीस्ट 1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम p ऑब्जेक्ट और q अलाइक ऑब्जेक्ट, तो 2⁻p - 1 इंटू q होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो अगर एटलीस्ट एक पिंक शर्ट लेनी है, तो ये हुआ ना आंसर। अच्छा, अगले वाले में एटलीस्ट 1 आइटम ऑफ ईच लॉट, अगला आंसर क्या होगा? अब हर लॉट से कम एक आइटम लेना ही है, तो 2⁻35 - 1, 2⁻10 - 1, 2⁻15 - 1, बोलो। यस सर। बोलिए भाई, क्योंकि हर, ऐसा नहीं कहा गया है कि कम से कम एक आइटम लेना है ना, ऐसा नहीं कहा गया कि कम से कम एक आइटम लेना है। क्वेश्चन समझिए, आपसे कहा गया एटलीस्ट 1 आइटम फ्रॉम ईच लॉट, यानी हर लॉट से एक आइटम आपको लेना ही लेना है। समझ में आया? ऐसा नहीं कहा गया कि कम से कम एक आइटम लेना। अगर कम से कम एक कहा जाता तो तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर टोटल से माइनस करते, बट कहा गया है कि एटलीस्ट एक आइटम लेना है ईच लॉट से, तो उसके हिसाब से सब में से 1 माइनस करेंगे इंडिविजुअली और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले लेटर्स का अरेंजमेंट क्या है वो लिख लो। तो क्या है आपके पास? ए, फिर आर, यहाँ लिखते हैं, छोड़ो, यहाँ तो आंसर लिखेंगे। क्या है आपके पास? ए है, फिर आर है, आर है, ए है, एन है, जी है, ई है, एम है, ई है, एन है और टी है। देखो, ये है आपके पास, है कि नहीं, बोलो। तो इसके बाद ये अलाइक हैं, ये अलाइक हैं, ये अलाइक हैं और ये अलाइक हैं, और बाकी ये 3 डिफरेंट हैं। तो टोटल हमारे पास सिनारियो क्या है? 3 एज हैं, बोलो भाई। सर 2 A's है। 2 हैं क्या? अच्छा सॉरी, 2 एज हैं। अभी ठीक है तो, बोलो, अभी ठीक है तो? यस सर। यस सर। तो आपके पास सिचुएशन क्या है? 2 एज हैं, हाँ, आगे 2 आर हैं, 2 एन है, 2 ई है,
और एक G है, एक M है और एक T है। अब बताओ पहला आंसर क्या होगा, बोलो। हाउ मेनी वेज वन और मोर लेटर आर सेलेक्टेड, कम से कम एक लेटर तो लेना ही लेना है। तो 2A को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 2+1 2+1 2+1 2+1 होंगे कि नहीं होंगे। और इनको अरेंज करने का तरीका 1+1 1+1 1+1, हाँ या ना, इसमें से 1 माइनस कर दो। पहला आंसर समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो पहला आंसर क्या आ रहा है, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 -1, हाँ या ना। गुड। सेकंड बताओ, सेकंड क्या यस करना सर। है, एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ ईच टाइप। तो हर टाइप का एक लेटर चाहिए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। बोलो भाई, नहीं समझे। P+1 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 P+1, इन सब में से क्या माइनस कर देंगे, टोटल में से 1 माइनस कर देंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए भाई। लास्ट देखिए, यस सर। लास्ट वाली चीज क्लियर हुई कि नहीं। ऑल ई का मतलब कि ई तो हमें अब लेना ही है एनी हाउ। तो ई का सिलेक्शन वाला जो पॉइंट है वो हटा दो, ई अब नहीं अरेंज हो सकते। बाकी सबको जितने तरीके से अरेंज करना है वो अरेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब ई की वजह से अरेंज, ई तो सारे ही लेने हैं, है कि नहीं। तो ई को सारे ई ले लो तो उनको लिखने का एक ही तरीका हो गया, बाकी बचे हुए सबको आप आपस में अरेंज कर दो। डन हो गई बात। यस सर। गुड। देखो डिवीजर्स में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी एक नंबर n लिखा, उसको हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, 2 की पावर a 3 की पावर b 4 की, सॉरी प्राइम फैक्टर्स में, फिर 5 की पावर c, ठीक है, 7 की पावर d एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम फैक्टर्स में। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लो। अब अगर हमें इसके डिवीजर्स लिखने हैं तो डिवीजर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर डिवीजर और एक होते हैं इम्प्रॉपर डिवीजर। सही है। प्रॉपर डिवीजर में क्या काउंट नहीं होता, बोलो। प्रॉपर डिवीजन में 1 काउंट नहीं होता। प्रॉपर डिवीजन में क्या काउंट नहीं होता, 1 एंड n डज नॉट काउंट। और इनप्रॉपर डिवीजर का मतलब ऑल डिवीजर्स इंक्लूडिंग 1 एंड n। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं ये बात, हाँ या ना। अब टोटल डिवीजर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिवीजर्स आप कैसे निकालेंगे, सोच के बताओ मुझे। भाई टोटल डिवीजर्स का मतलब हुआ 2 को अरेंज कर दो। तो भाई आपके पास ए नंबर ऑफ टूज हैं भैया, किसी भी डिवीजर में या तो 2 की पावर 0 आएगा या 2 की पावर 1 आएगा या 2 की पावर 2 आएगा, ऐसे करते करते 2 की पावर ए आएगा। यानी 2 को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं, a+1। बोलो। ऐसे ही 3 को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं भाई, नंबर्स में या तो 3 की पावर 0 आएगा, 3 की पावर 1 आएगा, तो b+1। सी को अरेंज करने के 5 को अरेंज करने के तरीके c+1, 7 को अरेंज करने के तरीके d+1। तो जितने तरीके से ये 2 3 5 7 अलाइक ऑब्जेक्ट अरेंज हो सकते हैं, उतने ही डिवीजर्स आप लिख सकते हैं। तो टोटल डिवीजर्स कितने हो गए, a+1 b+1 c+1 d+1 एंड सो ऑन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ, बोलो भाई। यस क्या सर। ये बात आप समझ गए। तो किसी भी नंबर को पहले आप आराम से प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके सीधा डिवीजर्स लिख लो। इन प्रॉपर डिवीजर्स, अच्छा प्रॉपर डिवीजर में आप क्या माइनस कर दोगे बताओ, 2। प्रॉपर डिवीजर में आप क्या माइनस कर दोगे उठा के, 2, क्योंकि 1 और n ये भी तो डिवीजर्स होंगे जो कि प्रॉपर डिवीजर में काउंट नहीं होंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बताओ, बोलो। यस सर। गुड। अब आइए इवन ऑड डिविजिबिलिटी, इसके हिसाब से चलिए अब 1 बाय 1 चलते हैं। मेरा पहला सवाल, टोटल डिवीजर्स कितने हुए इसके, क्विक। टोटल डिवीजर्स कितने हुए, 6 + 1 4 + 1 2 + 1 7 into 5 into 3. गुड। टोटल प्रॉपर डिवीजर कितने हुए, 7 into 5 into 3 minus 2. वेरी गुड। 6 + 1
4 + 1 2 + 1 -2। वेरी गुड। टोटल इवन डिविजर्स कितने हुए? अच्छा, आप इवन डिविजर्स का मतलब समझे? मतलब इवन डिविजर्स मतलब कम से कम एक 2 तो होना ही चाहिए ना, हाँ या ना? इवन डिविजर्स का मतलब सिंपल क्या हो गया? एटलीस्ट 1 2। समझ गए? कम से कम एक 2 तो लेना है। यानी अब हमें 2 को अरेंज करने के तरीके में क्या लेना पड़ेगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर 6, यानी 2 को अरेंज करने के 7 नहीं 6 तरीके होंगे। बाकी सब जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो 6 4 + 1 2 + 1। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए। टोटल ऑड डिविजर्स कितने होंगे? बोलो। 4 × 2 × 7। क्योंकि ऑड डिविजर्स में हमें 2 लेना ही नहीं है, यानी अब 2 को काउंट 2 का अरेंजमेंट काउंट ही नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो टोटल आंसर कितना होगा? 4 + 1 × 2 + 1। क्या कहते हो तुम लोग? बोलिए। गुड। अब मैं यही आपसे पूछूं, टोटल डिविजर्स डिविजिबल बाई 3 क्या होगा? फिर टोटल डिविजर्स डिविजिबल बाई 8, फिर टोटल डिविजर्स डिविजिबल बाई 15। बताओ, बोलिए क्या क्या करोगे? 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कम से कम एक 3 तो चाहिए ही, हाँ या ना? तो इसका मतलब 3 से डिविजर्स होने का मतलब क्या हो गया? बोलिए। एटलीस्ट क्या चाहिए आपको? एटलीस्ट में 1 3 तो होना ही चाहिए, कम से कम एक 3 चाहिए। तो इसका मतलब 2 को पहले अरेंज कर दो। अब एक 3 चाहिए तो 4 + 1 नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 की पावर 0 काउंट नहीं करेंगे, और 2 + 1। क्या ये बात समझ में आई? 8 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब डिवाइडेड बाई 8 का मतलब क्या हो गया? 2³ तो हमें चाहिए ही चाहिए ना। इसका मतलब एटलीस्ट 1 2³ तो होना ही चाहिए ना। बोलो हाँ या ना? बोलिए भाई। 2³ से ऊपर आगे कुछ भी हो, बट 2³ तो होना चाहिए ना। यस 2³ 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6। तो अब 2 को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए हमारे पास? बोलो भाई। पहले हम 2 को कैसे कैसे अरेंज कर रहे थे? 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6। अब 2³ के आगे की चीज चाहिए, उससे पहले की चीज नहीं चाहिए। तो 2 को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए हमारे पास? 4। 4 और बाकी अरेंजमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। 15 में क्या करोगे? 15 का मतलब अगर 15 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे तो 15 को क्या लिख पाओगे? बताओ। 3 × 5, मतलब एटलीस्ट एक 3 और एक 5 चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। मतलब एटलीस्ट 1 3 एंड 1 5 तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब 3 में कम से कम एक 3 चाहिए और कम से कम एक 5 चाहिए। तो अब 5 और 3 का एक एक अरेंजमेंट कम हो गया, तो टोटल आंसर क्या आया? 6 + 1 × 4 × 2। एम आई करेक्ट और नॉट? बताओ। अब ऐसे आपको किसी का भी डिविजर्स निकालना हो, आप निकाल लेंगे कि नहीं? बताइए। बोलिए। अगर ऐसे आपको किसी का भी डिविजर्स निकालना हो तो आप निकाल लेंगे कि नहीं? बोलो। यस सर। अब मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं, टोटल डिविजर्स डिविजिबल बाई 48, क्या आंसर आएगा? सोच के जवाब दो जल्दी से। सही हो। 2 को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए हमारे पास? 3 को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 4। और 5 को अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। 2 + 1 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए। तो अब आपको किसी भी टाइप का डिविजर्स निकालना होगा, आप निकाल लेंगे। इवन ऑड, सही है ना? इवन डिविजर्स चाहिए वो भी निकल आएगा, ऑड वो भी निकल आएगा। प्रॉपर टोटल डिविजर्स डिविजिबल बाई 3 डिविजिबल बाई 8 डिविजिबल बाई 15 डिविजिबल बाई 48, किसी से भी डिविजिबल चाहिए आप आराम से निकाल लेंगे।
तो 420 को क्या लिख रहे हो? अगर हमें सारे डिविजर्स का सम निकालना हो तो ऑब्वियसली जब सम निकालोगे तो 2 की पावर को अरेंज करोगे, तो 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, वही मतलब 2 की पावर 0 यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर a तक, इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर b तक, इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 से लेके 5 की पावर c तक, इंटू 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 से लेके 7 की पावर कहाँ तक, d तक, एंड सो ऑन। ऐसा क्यों है सोचो, 2 की पावर 0 जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिविजर्स, फिर 2 की पावर 0 बाकी में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 1 के साथ दूसरा डिविजर, फिर 3 की पावर 2 के साथ तीसरा डिविजर, 3 की पावर 3 के साथ, ऐसे सारे डिविजर्स का सम आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सारे इंडिविजुअल पावर में ब्रेक कर दिए और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर a प्लस 1 बाई 1, 3 की पावर b प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, इसके बाद 5 की पावर c प्लस 1 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1, दिख रहा है कि नहीं है सबको, 7 की पावर d प्लस 1 माइनस 1 बाई, बोलिए कितना, 7 माइनस 1। इन्हीं को आप आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपको टोटल डिविजर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा, सम ऑफ डिविजर्स मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो सम ऑफ डिविजर्स में आप क्या करोगे, सीधा ये वाला रिजल्ट उठा के लगा दीजिएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं ये बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बोलिए भाई। यस सर। गुड, अब आंसर बताओ इसका जरा। हाँ 480 वाले का बोलो। सबसे पहले 420 को ब्रेक करके लिखो, क्या लिखोगे, टोटल डिविजर्स बताओ। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर सम ऑफ डिविजर्स बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो। सम ऑफ डिविजर्स कितना हुआ, 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, 5 की पावर 2 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1, 7 की पावर 2 माइनस 1 बाई 7 माइनस 1, यही तो होगा टोटल सम। देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ हाँ या ना। गुड, टोटल इवन डिविजर्स कितने होंगे बताओ। सर 2 to the power 4। टोटल इवन डिविजर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वेरी गुड। टोटल डिविजर्स डिविजिबल बाई 6 कितने होंगे, हाँ यानी एक 2 और एक 3 चाहिए, बोलिए। टोटल डिविजर्स डिविजिबल बाई 6, एक 2 और एक 3 चाहिए, मतलब यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, बोलो भाई। यस सर। गुड, लास्ट टोटल डिविजर्स ऑफ टाइप 4n प्लस 2, टोटल डिविजर्स ऑफ टाइप 4m प्लस 2। अगर आप 4m प्लस 2 को देखो तो 2 इंटू 2m प्लस 1 चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 की पावर 1 चाहिए, और यहां पर दूसरा क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर मतलब, ऑड नंबर मतलब 3 5 7 में कुछ भी हो, अरे बोलो यार, बट यस सर। कम से 2 नहीं, और 2 इंटू ऑड नंबर चाहिए, तो एटलीस्ट नहीं 2 की पावर सिर्फ क्या चाहिए, एटलीस्ट नहीं 2 की पावर सिर्फ क्या चाहिए, 1। तो ओनली 2 की पावर 1 लेना है, यानी 2 के पास कितने ऑप्शन हो गए बताओ, 1 ऑप्शन, और बाकी ऑड नंबर कैसे भी अरेंज कर दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या कहते हो बोलो। बाकी 3 5 7 को कैसे भी अरेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 2 सिर्फ एक ही ले सकते हो, क्या, 2 की पावर 1, बोलो भाई। तभी तो ये आएगा, ऑड नंबर अरेंज कर दिए 2 छोड़ के, और 2 की ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ले ली, 2 की पावर 1,
आंसर आ गया। क्या है डिविजर्स का